हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। इसके अंतर्गत हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है। जिन वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्रधान होता है, प्रधान का मतलब जब हम सब्जेक्ट को विशेष मानते हैं, महत्व देते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है वे एक्टिव वॉइस के होते हैं, तथा जिन वाक्यों में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट कर्म को विशेषता प्रदान करते हैं, महत्व देते हैं, वे पैसिव वॉइस के होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एक तो ये है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा उससे पहले उचित प्रीपोजिशन जिसमें बाई, इन, टू, एट या विद जो भी उचित हो, मोस्टली वैसे बाई का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन लगती है, तो वहाँ हम बाई का नहीं, उन्हीं प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे जो उस वर्ब के साथ लगती है। तो उचित प्रीपोजिशन लगाते हैं। नंबर 3, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि एक ही टेंस को लेकर चलते हैं। अब जैसे आपका पहला सेंटेंस लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की जब आप पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको इज, एम या आर लगानी होती है कर्ता के अनुसार। जो भी आप सब्जेक्ट शुरू में लाएंगे, अगर वो एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और शुरुआत में अगर आई आ जाता है तो उसके साथ एम लगाएंगे। अब जैसे पहला सेंटेंस आपका है, रेनू रीड्स अ बुक। इसका अर्थ है कि रेनू एक पुस्तक पढ़ती है। एक्टिव से पैसिव बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको, अटेंशन जो है आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर देनी है। इस सेंटेंस में रेनू सब्जेक्ट है क्योंकि वो पढ़ने का काम करती है, रीड वर्ब है क्योंकि एक काम हो रहा है, ए बुक ये आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसको पढ़ा जा रहा है। तो आप नियम अनुसार ए बुक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसको शुरुआत में ले लेंगे, ए बुक, और क्योंकि एक वचन है तो इसके बाद हम लगाएंगे इज। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रीड की थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों ही रीड होती है, लेकिन उसको बोलते रेड है, तो रीड हमने लिख दिया है। फिर हम बाई लगाएंगे, बाई के बाद रेनू जो शुरुआत में सब्जेक्ट था उसको बाई के बाद लिख देंगे, जो कि अब ऑब्जेक्ट बन गया है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ए बुक इज रेड बाई रेनू। इसका अर्थ है कि रेनू के द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है या एक किताब रेनू के द्वारा पढ़ी जाती है। दूसरा हमारा सेंटेंस है, माई ब्रदर लर्न्स हिज चैप्टर्स। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट है हिज चैप्टर्स, क्योंकि लर्न के बाद है, आपको ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के ठीक बाद मिलेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट खोजना है तो कहाँ खोजना है, वर्ब के ठीक बाद। तो हिज चैप्टर्स हमने शुरुआत में लिख लिया, सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर्स बहुवचन हो गया, प्लूरल है, तो आप उसके बाद लिखेंगे आर के बाद लर्न की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लर्नड। इसकी थर्ड फॉर्म लर्निड भी होती है, यानी कि ईडी भी लग जाता है। फिर आप बाई लिखेंगे, बाई के बाद आप शुरुआत में सब्जेक्ट कौन है, माई ब्रदर, इसको आप लास्ट में लिख लेंगे, बाई माई ब्रदर। तो सेंटेंस आपका बन गया है, हिज चैप्टर्स आर लर्नड बाई माई ब्रदर। पहले सेंटेंस की हिंदी थी आपकी कि मेरा भाई अपने पाठों को याद करता है, और दूसरे सेंटेंस की हिंदी हो गई आपकी कि उसके यानी कि उसके पाठों को या अपने पाठों को मेरे भाई द्वारा याद किया जाता है। चाहे सेंटेंस एक्टिव का हो या पैसिव का हो, लेकिन दोनों ही जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होंगे। आर लगने के बाद भी ये टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पैसिव में है लेकिन टेंस वही रहेगा।
अब देखिए यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है आपका, आई टीच देम ग्रामर। इसका मतलब है कि मैं उन्हें ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ाता हूँ। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक देम और एक ग्रामर। देम सजीव ऑब्जेक्ट है और ग्रामर निर्जीव ऑब्जेक्ट है। देम को आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में, और ग्रामर को कहेंगे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पैसिव दोनों से बन जाएगी, लेकिन बारी बारी से बनेगी। पहले हम क्या करेंगे कि देम को शुरुआत में लाएंगे। अब देम है ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो देम का सब्जेक्टिव केस होगा दे। तो देम को शुरू में लाएंगे तो दे हो जाएगा। दे बहुवचन है, उसके बाद क्या लगाएंगे आर। आर के बाद टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट, लग गई। अब ग्रामर हमारा वहीं बचा है, ग्रामर को टोट के बाद लिख लेंगे, बाई लगाएंगे। अब आई होता है सब्जेक्टिव केस, जब लास्ट में ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। तो सेंटेंस आपका बन गया है, दे आर टोट ग्रामर बाई अस, बाई मी। अब पहले सेंटेंस की हिंदी थी कि मैं उन्हें व्याकरण पढ़ाता हूँ, और दूसरे सेंटेंस की हिंदी बन गई कि उन्हें मेरे द्वारा व्याकरण पढ़ाई जाती है। इसका एक तरीका और भी है, आप अगर ग्रामर से बनाना चाहें तो ग्रामर को शुरुआत में लिखेंगे, और उसके बाद ग्रामर तो एक वचन है, उसके बाद आप लिखेंगे इज, फिर वही थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोट। अब जैसे पहले ग्रामर आया था टोट के बाद, अब टोट के बाद दैम आ जाएगा और बाई मी। इस सेंटेंस की हिंदी होगी, ग्रामर इज टोट दैम बाई मी, यानी कि व्याकरण उन्हें मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। अब आपका सेंटेंस नंबर फोर्थ, यू ऑलवेज हेल्प द पुअर। इसका अर्थ है कि आप सदैव गरीबों की सहायता करते हैं। तो द पुअर आप शुरू में ले लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप द का प्रयोग करते हैं तो वो बिना इसके भी प्लूरल बन जाता है, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्रेव, ऐसे वे सब बहुवचन में यूज होंगे। तो द पुअर को हम बहुवचन में यूज करेंगे। द पुअर के बाद आप लिखेंगे आर, और आर के ठीक बाद आप ऑलवेज को भी लिखेंगे। हेल्प की तरफ हम हेल्प्ड, बाई लगाएंगे, बाई के बाद यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो आप यू ही लिखेंगे। तो सेंटेंस आपका हो गया, द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाई यू। गरीबों की सदैव आपके द्वारा सहायता की जाती है। अब आपका सेंटेंस नंबर 5, ही डज नॉट ईट एप्पल्स। इसका मतलब है कि वह सेब नहीं खाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका एप्पल्स है, एप्पल्स को आप शुरुआत में ले आइए, बहुवचन है। और अब सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगी। एप्पल्स आर नोट, यानी कि डज नोट के स्थान पर आर नोट आ गया, और ईट की तरफ फॉर्म हो गई है ईटन बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो ही शुरुआत में ही रहेगा, बाद में जाकर हिम हो जाएगा। एप्पल्स आर नोट ईटन बाई हिम, इसका मतलब है कि सेब उसके द्वारा नहीं खाए जाते हैं। अब आपका सेंटेंस नंबर 6, सी नेवर चीट्स मी। वह कभी मुझे धोखा नहीं देती है। अब यहाँ देखिए आप, मी को आप शुरू में लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो मी का आई हो जाएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा। तो आई के बाद आप क्या लगाएंगे एम। नेवर ऐसे ही लिखेंगे, आई एम नेवर। चीट की तरफ हम होगी चीटेड, बाई लगाएंगे, बाई के बाद सी का हो जाएगा हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। तो आई एम नेवर चीटेड बाई हर, इसका अर्थ है कि मुझे कभी उसके द्वारा धोखा नहीं दिया जाता है। अब आपका सेंटेंस नंबर 7, डू वी एब्यूज एनीवन। इसका अर्थ है कि क्या हम किसी को गाली देते हैं। अब देखिए, जो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो पैसिव भी इंटरोगेटिव ही बनेगी। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपका एनीवन है, आप एनीवन को शुरुआत में लाएंगे तो एनीवन ही रहेगा, लेकिन क्योंकि वो एक वचन है इसलिए हम डू की जगह पहले ही इज लिख लेंगे सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाए रखने के लिए। तो इज, इज के बाद एनीवन, एनीवन के बाद एब्यूज की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एब्यूज्ड, बाई लगाएंगे, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो सेंटेंस बन गया आपका, इज एनीवन एब्यूज्ड बाई अस। इसका अर्थ हो गया कि क्या किसी को हमारे द्वारा गाली दी जाती है, और पहले सेंटेंस का अर्थ था कि क्या हम किसी को गाली देते हैं। अब आपका सेंटेंस नंबर 8, डज योर टीचर नोट स्कोल्ड यू। इसका अर्थ है कि क्या तुम्हारे अध्यापक तुम्हें
नहीं डांटते हैं। तो क्योंकि यू बहुवचन होता है और यू को हम शुरू में लाएंगे तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के समान होता है, तो यू इधर आएगा, यू ही रहेगा, लेकिन उसके लिए शुरुआत में हम आर लगा लेंगे। आर यू नोट इसमें है, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म होगी स्कोल्ड की, बाई योर टीचर। इसका मतलब हो गया कि क्या तुम्हें तुम्हारे अध्यापक द्वारा नहीं डांटा जाता है। अब आपका सेंटेंस नंबर है 9th, वाई डज द लोयन नोट ईट ग्रास। शेर घास क्यों नहीं खाता है। अब जिस सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड लगा हो तो पैसिव में आप इंटरोगेटिव वर्ड को नहीं हटाएंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे नीचे। तो भाई हमने ऐसे लिख लिया, उधर से ग्रास ऑब्जेक्ट है, उसको इधर लाएंगे, ग्रास ही रहेगा, लेकिन उसके लिए एक वचन है, इज लगा लेंगे पहले ही, वाई इज ग्रास। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट, और ईट की जगह ईटन, और बाय द लोयन। इसका अर्थ ये हो गया कि शेर के द्वारा घास क्यों नहीं खाई जाती है। अब आपका सेंटेंस नंबर 10, वाट डू दे डू। देखिए इसको आप समझिए, वाट डू दे डू, वे क्या करते हैं। वाट यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड है, डू है आपका हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट में लगती है बहुवचन के साथ, दे सब्जेक्ट है, और डू यहाँ पर मेन वर्ब है जो करने की अंग्रेजी आई है। पहला डू हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा डू मेन वर्ब है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखिए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट स्वयं वाट ही है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी वाट ही है और सब्जेक्ट भी, वो ऑब्जेक्ट भी वाट ही है। तो इसकी पैसिव कैसे बनती है कि क्योंकि वाट क्वेश्चन वर्ड है तो भी हमको यही लिखना है नीचे जो का तो, और क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिखते हैं तो भी हम शुरू में लिखेंगे वाट। तो वाट को ही क्वेश्चन वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी मानकर हमने शुरू में लिख लिया। तो वाट के बाद आप क्या लगाएंगे, इज। वाट एक वचन होता है, याद रखेंगे, वाट इज। अब डू की तरफ हम लगाएंगे, दे के बाद जो डू लिखा है डन। व्हाट इज डन बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। व्हाट इज डन बाई देम का मतलब है कि उनके द्वारा क्या किया जाता है। 11th सेंटेंस है आपका, विच गेम डज ही प्ले। इसका मतलब है कि वह कौन सा खेल खेलता है। अब इसमें भी देखिए प्ले के बाद कोई वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी विच गेम है, क्वेश्चन वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो आप क्वेश्चन वर्ड के नाते भी और ऑब्जेक्ट के नाते भी शुरुआत में लिखना है, तो विच गेम दोबारा ऐसे लिखेंगे। विच गेम भी एक क्वेश्चन है क्योंकि गेम में नहीं लगा है, तो विच गेम के बाद आप क्या लिखेंगे, इज। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब आ जाएगी प्लेड बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो सेंटेंस बन जाएगा कि उसके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है। अब आपका सेंटेंस नंबर 12th, हाउ मैनी क्वेश्चंस डज सी सोल्व। इसका अर्थ है कि वह कितने प्रश्नों को हल करती है। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, क्योंकि जो ये कितने प्रश्न है इनको हल किया जा रहा है तो यही ऑब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और आपका क्वेश्चन वर्ड भी यही है। देखिए क्वेश्चन वर्ड एक वर्ड भी हो सकता है, दो भी, दो ही ज़्यादा भी हो सकते हैं। जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो उससे पहले का पूरा भाग क्वेश्चन वर्ड ही कहलाता है। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। बहुवचन है क्योंकि ऐसा लगा है, इसमें आप लिखेंगे आर, फिर सोल्व की तरफ हूँ सोल्ड, और फिर बाई हर, यानी कि उसके द्वारा कितने प्रश्न हल किए जाते हैं। अब ये सेंटेंस आपको ध्यान से समझना है, वो वाला सेंटेंस है, वो कट्स ग्रीन ट्री, जिसका मतलब है कि हरे पेड़ों को कौन काटता है। देखिए इसका ये नियम है कि वो, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है हम शुरुआत में हटा नहीं सकते, और सब्जेक्ट भी सेंटेंस का वो ही है, और सब्जेक्ट को हम बाद में ले जाकर लिखते हैं, बाई लगा के लिखते हैं, और इसको हम यहाँ से हटा नहीं सकते क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी है। तो इसका नियम ये है कि इसको शुरुआत में ही बाई हुम कर लिया जाता है। इसका अर्थ हो जाता है कि किसके द्वारा, तो वो का तो हो गया बाई हुम। उसके बाद क्योंकि उधर से ग्रीन ट्री जाएंगे और ये बहुवचन है तो ग्रीन ट्रीज से पहले हम आर लगा लेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। बाई हुम आर ग्रीन ट्रीज, क्या बच गया है, वर्ब बच गई है कट। कट की तीनों फॉर्म कट होती है। इसका मतलब हो गया कि हरे पेड़ों को किसके द्वारा काटा जाता है। अब इसका एक तरीका और भी है, अगर आप बाई होम ना करना चाहें तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप शुरुआत में वो लिखिए, वो के बाद आर, क्योंकि ग्रीन ट्रीज बहुवचन है, उसके बाद ग्रीन ट्रीज ले आइए, सब्जेक्ट बन गया है वो आर ग्रीन ट्रीज, फिर वर्ब लगा दीजिए कट, और उसके लास्ट में आप बाई लिख दीजिए, यानी कि वो आर ग्रीन ट्रीज कट बाई, यानी कि हरे पेड़ों को किसके द्वारा काटा जाता है। ये भी इसका तरीका है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन दोनों का पता होना चाहिए।
आपका 14th सेंटेंस है, हु डज नॉट मेक ए नॉइज, शोर कौन नहीं करता है। अब इसका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है ए नॉइज। तो पहले तो हमने वू का बाई होम कर लिया, फिर क्योंकि ए नॉइज एक वचन है तो हमने इज लगा लिया ए नॉइज से पहले। ये ध्यान रखना है कि बाई होम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट लाना है आपको सब्जेक्ट बना के वो आएगा। तो बाई होम इज ए नॉइज। अब इसमें नोट भी है तो सब्जेक्ट हमारा बन गया ए नॉइज, उसके बाद हम लगा लेंगे नोट और मेक की तरफ हम मेड। बाई होम इज ए नॉइज नोट मेड, इसका मतलब है कि शोर किसके द्वारा नहीं किया जाता है। और इसको भी अगर आपको सेकंड टाइप बनाना है तो पहले हु लिखिए, फिर उसके बाद इज लगाइए, ए नॉइज लगाइए, नोट लगाइए, फिर मेड लगाइए, बाई को लास्ट में लिख दीजिए। फिर इसमें आपको बाई होम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस आपका हो गया, हु इज ए नॉइज नोट मेड बाई, कि शोर किसके द्वारा नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको सभी प्रकार के सेंटेंस जो पैसिव में जिस प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। अब स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस जो हर टेंस की पैसिव बनेगी उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी, लेकिन बनाने का तरीका, वर्ड्स को इधर उधर करने का तरीका यही रहेगा। और हम इससे अगले पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे।